और अब तक के जो भी 1991 से लेकर 2021 तक भूगोल के प्रश्न बनाए गए हैं आपके पिछले एग्जामों में, उन सभी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और उससे संबंधित हम लोग सवाल भी करेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? अब देखो, एक सवाल हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि इन्होंने लगभग, मुझे लग रहा है कि 40 से 35% सवाल तो इन्होंने केवल और केवल जनगणना से ही बना रखा है। तो यानी आगामी जो आपकी परीक्षा जब भी हो यूपीएसआई की, तो उसमें आप जनगणना को बहुत ही बेहतर तरीके से आप उसे पढ़ के जाएं, ताकि आपको वहां से सवाल ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और सही करने की स्थिति में होंगे। तो क्या है, 55.5%, 85.5%, 75.5% या 65.5%? देखो, इसमें हालांकि आंसर आपका क्या सही है, 65.5%। ठीक है, ये आंसर सही है। लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या सवाल बन सकता है, अगर हम बात करें कि हमारी राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी है। राष्ट्रीय साक्षरता दर, अगर राष्ट्रीय साक्षरता दर की बात करते हैं तो ये है आपका 74.04%। ठीक है, ये एवरेज है। लेकिन अगर हम बात करें कि पुरुषों की क्या है, तो पुरुष साक्षरता दर जो हमारे भारत में है वो 82% लगभग है। ठीक है ना, 82% लगभग है। और महिलाओं की बात करते हैं तो लगभग 65.5% है। ठीक है, ये है महिला। ठीक, ये महिला। तो ये एक रेशियो बनता है राष्ट्रीय साक्षरता दर को लेकर। ठीक है, लेकिन सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है? तो आपके मन में सवाल बच रहा है कि ऐसा, ये तो बहुत ही सवाल है, बिहार के अलावा और कौन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है वो आपके राजस्थान में है। कहाँ पे है? आपका राजस्थान में है। और वैसे अगर हम बात करें ऑल ओवर की बात करते हैं या पुरुषों की बात करते हैं, तो उसमें सबसे कम कहाँ पे? वो बिहार में है। लेकिन स्पेशली महिलाओं की जब बात करेंगे तो सबसे कम पढ़ी लिखी राजस्थान की महिला है, ये ध्यान रखना। और साक्षरता दर में, साक्षरता दर में 7 वर्ष या उससे ऊपर के वायु वाले लोग क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, शामिल। यानी आपकी एज अगर 7 वर्ष से कम है तो आप साक्षरता दर में आप काउंट नहीं किए जाएंगे, 7 वर्ष से ऊपर ही करेंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला सवाल हमारा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है और ये फ्रांस डैश डैश द्वारा प्रारंभ की गई थी। देखो, जो आईएसए है, आईएसए, ये क्या है? ये क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है और ये दो देशों ने इसको मिलकर इसको, ये संगठन को बनाया है, या उसका प्रस्ताव या कह सकते हैं उसकी विचारधारा इनके मन में आई। किसके? तो भारत और फ्रांस के। तो इन दोनों की एक संयुक्त पहल थी कि आईएसए बनाया जाना चाहिए। और जो आईएसए है इसका जो हेडक्वार्टर होगा ये कहाँ पे है? तो ये गुरुग्राम में है, गुरुग्राम। ठीक है, यानी कि हरियाणा में होगा। ठीक है, कहाँ पे? हरियाणा में होगा। और आईएसए की स्थापना जो होती है ये कब होती है? तो 2015 में होती है, जब पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था उसमें इसकी प्रस्तावना रखी गई थी। डैश डैश में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यानी कि जो पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया वो कहाँ पे किया गया और कब किया गया? तो किया गया कब? तो 1972 में। कहाँ? तो स्टॉकहोम, जो पड़ता है कहाँ पर? स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत लगभग कितना है? अल्पसंख्यक का मतलब यह है कि भाई जिनकी संख्या अल्प है वो अल्पसंख्यक है, जिनकी ज्यादा है वो बहुसंख्यक है। हम भारत की बात करें तो भारत में जितने भी क्या है आप हिंदू धर्म के लोग हैं, ये सभी क्या है, ये बहुसंख्यक है। यानी कि हिंदू कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी क्या है, अल्पसंख्यक हैं। तो फिर कितनी इनकी संख्या कितना परसेंट है 2011 के अनुसार? तो इनकी जो परसेंटेज है वो 19.3% है। ठीक है, अल्पसंख्यक मतलब चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ईसाई, सिख धर्म, पारसी, ये सब लोग हैं, ये सभी लोग क्या है, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आएंगे हमारे भारत में। भीम बेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम या एमपी? तो देखिए जो भीम बेटका की गुफाएं हैं ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और जो भीम बेटका की जो गुफा है इसके जो खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता, उनका नाम है विष्णु वाड़कर। इन्होंने ये खोजा था भीम बेटका गुफा। ठीक है, ये क्या है, प्रागैतिहासिक काल की एक शैल मतलब पत्थरों पे की गई क्या है, चित्रकारी है। और भीमबेटका की जो गुफा है ये कहीं ना कहीं आपको यूनेस्को की धरोहर सूची में क्या है, शामिल है। अगला देखिए, ओजोन की सबसे अधिक मात्रा डैश डैश में मौजूद होती है। ओजोन एक क्या है, गैस है। गैस मतलब ये कह सकते हैं जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ही क्या है, अपर रूप है, एलोट्रॉप है। तो ओजोन की सबसे अधिक मात्रा हमने किस लेयर में हमने देखी थी? तो पता चला कि जो आपका समताप मंडल है यही में क्या है, ओजोन लेयर है। ठीक है, इसको हम लोग और क्या नाम देते हैं? इससे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटो स्फीयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटो स्फीयर कहते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि जो ये समताप मंडल है इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है, निचली हिस्से में, नहीं निचले परत में ओजोन लेयर पाई जाती है। अब जो ये O3 क्या है? ये क्या है? ओजोन गैस है। क्या है? ओजोन गैस है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है या रासायनिक रूप में कैसे लिखेंगे? O3 लिखेंगे। तो ओजोन जो गैस है ये ऑक्सीजन का, किसका? ऑक्सीजन का क्या है, अपर रूप है, अपर रूप है, एलोट्रॉप है। यानी कि ऑक्सीजन के आप 3 अणु मिला दें तो क्या बन जाएगा? ओजोन गैस बन जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी? ओजोन गैस बन जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ओजोन O3 से बोलते हैं। चलिए अगला देखिए सवाल। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, मन्नार की खाड़ी, पोर्ट ब्लेयर या कोवलम? ठीक है, तो हालांकि इसमें जो सही आंसर आपका है वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, बाकी अगर और सबकी हम लोग बात करें तो भारत की दक्षिणतम बिंदु का नाम बताएं। ठीक है, या सबसे उत्तर वाला, या सबसे पूर्व वाला, सबसे दक्षिण वाला, या सबसे पश्चिम वाला? ठीक है, तो सबसे उत्तरी जो बिंदु है, सबसे अगर बात करें उत्तरी बिंदु की बात करते हैं, उत्तरी बिंदु का जो नाम है वो है इंदिरा कॉल, जो कि कहां पे है? लद्दाख में है। अब तो लद्दाख में ही है ये। ठीक, सबसे पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करें भैया कि सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो वो क्या है? किबुथु, की बी थू, जो कि कहां पे है ये? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी है सबसे मुख्य भूमि से लगा, दक्षिणी बिंदु, ठीक है, मुख्य भूमि से
लगा, तब बताएंगे वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक। और सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी बिंदु का नाम बताओ, पश्चिमी बिंदु का, पश्चिमी बिंदु, तो हम बताएंगे ये है गौर मोता। क्या है, गौर मोता, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पे, गुजरात में है। जो यहाँ पे लिखा है वहां पे ये मुख्य भूमि वाला नहीं लिखा है, ये लिखा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो वो इंदिरा पॉइंट ही है, ठीक है। जो कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार का एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, ये वहां पे है, ठीक है। तो ये सबसे दक्षिणतम हो जाएगा और ये वाला मुख्य भूमि से लगा हो जाएगा, ठीक है। ये मुख्य भूमि से लगा। कृषिगत भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या को डैश डैश कहा जाता है, आर्थिक घनत्व, कृषि घनत्व, क्रियात्मक घनत्व या शारीरिक घनत्व। यहाँ पर आपको हमें एक चीज ये समझना पड़ेगा, जो इन लोगों ने बोल रखा है क्या, कि कृषिगत भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए जो आपका सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा शारीरिक घनत्व। क्या बोलेंगे, शारीरिक घनत्व। भारत में बाल लिंगा अनुपात को डैश डैश वायु वर्ग में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितना है, और इसे हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कितने से कितने एज के लोगों को लेते हैं। तो देखिए 0 से जो 6 वर्ष का बच्चा होता है उसको, उन लोगों को शामिल करते हैं किसमें, तो बाल लिंगा अनुपात में, ठीक है। यानी कि जो बाल लिंगा अनुपात है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, इसमें किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चों को शामिल किया जाता है, बच्चियों को, तो 0 से 6 वर्ष का ना, 0 से 6 वर्ष। वेल्ड घास का खुला मैदान डैश डैश में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। वेल्ड भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या दक्षिण अफ्रीका। देखो जो वेल्ड घास के मैदान है, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका देश है, यहाँ पे वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे घास के मैदान मिलेंगे, इसका नाम है डाउन्स। क्या नाम है भाई, डाउन्स, ठीक है। तो डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। भारत में भी घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे एक है सोलास या सोला घास के मैदान, इसके अलावा बन्नी घास का मैदान, ठीक है, बन्नी, ये गुजरात में पाया जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बुग्याल घास का मैदान उत्तराखंड में, मर्ग घास का मैदान जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो हमारे भारत में भी घास के मैदान पाए जाते हैं, शीत वाले भी और उष्ण वाले भी। तो ये जो 16 घास का मैदान है ये आपको पश्चिमी घाट में मिलेगा, बन्नी घास का मैदान गुजरात में मिलेगा, बुग्याल घास का मैदान उत्तराखंड में मिलेगा, और मर्ग जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये जम्मू कश्मीर में पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वेल्ड है ये कहाँ मिलेगा आपको, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रबी फसलों का सबसे अच्छा वर्णन करती है, ठीक है। रबी की फसलें जो होती हैं ये शीतकाल में बोई जाती हैं, ठीक है, ये शीतकालीन वाली हैं, ठीक है, यानी जाड़े के समय ये इनका बोया जाता है। तो कौन है, गेहूं और जौ, मूंगफली और सरसों, कपास और जूट, धान और मकई। मकई मतलब मक्का, ठीक। तो यहाँ पर गेहूं और जो जौ है, गेहूं और जौ है ये जाड़े वाली फसलें ही तो है, जाड़े वाली फसलें को ही कहते हैं रबी की फसल। क्या बोलते हैं, रबी की फसल, ठीक है, रबी की फसल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं, ठीक है, 1000 पुरुषों पे 870 महिलाएं, ये 1000 पुरुषों पे 840 या 970। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, ठीक है।
भारत के लिंगानुपातों में आपको दो डाटा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। एक 940, एक 943। तो अगर दोनों में से कोई एक है तो आपको मेरे हिसाब से, ठीक है, 940 है तो 940 लगाएंगे, या 943 है तो वो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही है तो इसको लिए हम यही लगाएंगे। अगर वो ये ऑप्शन नहीं है तो फिर उसके जगह पे आपको ऑप्शन ये मिलेगा। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक। ये भी ऑप्शन क्या है आपका, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। आपने देखा पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, जहां पर जैविक अजैविक कारकों का जो अंतर संबंध होता है उसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ है लोटिक, एक लेंटिक भी होता है, मैं समझाता हूं क्या है यहाँ पे। देखो, ऐसा कोई जलीय निकाय, मतलब आपने पढ़ा कि कोई भी जलीय निकाय होगा तो जाहिर सी बात है एक पारिस्थितिकी तंत्र का क्या बनाएगा, वो उदाहरण बनाएगा। जैसे कि तालाब है, नदी है, झीलें हैं, ये सब क्या है, ये सब जलीय निकाय हैं। तो ये जलीय निकाय कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण होती है। लेकिन ऐसा जलीय निकाय जिसमें प्रवाह हो, ठीक है, तो ऐसा जलीय निकाय जिसमें क्या हो, प्रवाह हो, यानी वो जलधारा के रूप में चल रही हो, तो वो कैसा पारिस्थितिकी तंत्र होगा, वो होगा आपका लोटिक। कैसा होगा वो, लोटिक होगा। कैसा होगा वो, लोटिक होगा। और यदि कोई ऐसा जलीय निकाय जो स्थिर है उसे हम लैंटिक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र उसे कहेंगे ऐसा जलीय निकाय जो प्रवाह की स्थिति में हो, है नी, जो प्रवाह की स्थिति में हो, वहां पे बनेगा ये वाला। तो अब इनमें से आप देखेंगे झील तालाब, भाई ये तो पानी उसमें रुका रहता है, ये तो नहीं होगा। घास के मैदान की बात ही नहीं है कि वो जलीय निकाय की बात हो रही है। तो इसलिए नदी का जो जल होता है वो प्रवाह की स्थिति में होता है, इसलिए वहां पे कैसा बनेगा, लोटिक। अगर स्थिर हो तो वहां पे बनेगा क्या, लेंटिक। तो झील और जो तालाब हैं ये लेंटिक क्या है, पारिस्थितिकीय तंत्र है। पारिस्थितिकीय आपका ये क्या है, तंत्र है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना कि लोटिक और लेंटिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं, ठीक है। ऐसा जलीय निकाय जो प्रवाह की स्थिति में हो, है नी, वहां पे लोटिक, और जो क्या स्थिर हो वो लेंटिक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लेंटिक क्या है कि स्थिर, ठीक है, स्थिर जलीय निकाय, स्थिर जलीय निकाय में कैसा बनेगा, लेंटिक। और प्रवाह वाला, प्रवाहित जलीय निकाय में क्या बनेगा, तो वो बनेगा आपको लोटिक। अगला देखिए, वेल्ड डैश डैश में पाया जाने वाला शीतोष्ण घास का मैदान है। अभी आपने पढ़ा वेल्ड, है नी, तो जो वेल्ड है ये कहाँ मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ मिलेगा भाई, दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा, ठीक है। बाकी यूएसए में बात करें तो यूएसए में एक घास का मैदान है जिसका नाम है प्रेयरी, जो कि शीत घास का मैदान है, ठीक है, प्रेयरी, ठीक है, प्रेयरी, ठीक है, प्रेयरी घास का मैदान, प्रेयरी घास, ये आपको मिलेगा यूएसए में, ठीक है, यूएसए में। बाकी जो एक मिलेगा आपको पुस्ताज घास का मैदान, ठीक है, पुस्ताज घास का मैदान, ये कहाँ मिलेगा, हंगरी में। कहाँ मिलेगा, हंगरी में, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको, हंगरी में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बगदाद निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, ठीक है। बगदाद जो है वो किस देश की राजधानी है। तो इसमें आपके लिए सही आंसर क्या होना चाहिए बताओ। ऑप्शन है यमन, सीरिया, ईरान या इराक, ठीक है। देखिए ईरान की तो तेहरान हो जाती है, ईरान की तेहरान हो जाती है। बगदाद राजधानी है किसकी, इराक की, ठीक है, इराक की। बाकी यहाँ पे अगर आप देखिए ईरान की, चलो राजधानी क्या है, तेहरान, क्या है, तेहरान। सीरिया की राजधानी क्या है, दशमिक,
दशमिक, और यमन का क्या है, शाना, क्या है, शाना। ठीक है, तो ये इनकी राजधानियां हो गई। ठीक, चलो देखिए, पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत कौन सी है? मैंटल, जो हिंदी में प्रावार कहते हैं, कोर, परपटी, एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर उसे कहते हैं जो ठोस भाग होता है, उसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। तो पृथ्वी का जो बाह्यतम कह रहा है, तो यहां पे देखिए जो परपटी है इसे कहते हैं पृथ्वी का बाह्य वाला हिस्सा, जिसे हम लोग क्रस्ट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रस्ट। तो जो क्रस्ट है इसे ही बोलते हैं बाह्य हिस्सा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे इस तरीके से जो हम तीन हिस्सा अगर हम लोग ले लें यहाँ पर ऐसे, ये पहली लेयर, ये दूसरी और ये तीसरी, तो ये हिस्सा ही क्या आपका है, क्रस्ट है, क्रस्ट। ये हिस्सा आपका मेटल है, मेटल, और ये आपका हिस्सा कोर है या क्रोड कहेंगे। तो बाह्यतम कौन है? क्रस्ट, यानी कि परपटी भी इसे कहते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा पूछ रहा है, चीन, यूएसए, रूस, कनाडा। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये है भाई कौन सा, कनाडा। ये दूसरा क्या है, सबसे बड़ा है। कैसे? एज ए एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज ये सबसे बड़ा हो जाता है। भारत किस नंबर का है? तो कहेंगे भारत की जो रैंक है क्षेत्रफल में वो किस नंबर की है? तो वो है 7वां। ठीक, कौन सी है? 7वां। ठीक, और इसके बाद में यानी भारत के बाद सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बताएंगे वो अर्जेंटीना। कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना। ठीक, अर्जेंटीना। ठीक, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और नियमन 2000 तैयार किया था? आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मैंने आपको समझाया कि जो ये ध्वनि प्रदूषण जो नियंत्रण अधिनियम आया, ये कब आया? ये 2000 में आया। ठीक है, लेकिन ये तैयार किसने किया होगा, किसने ये नियम बनाया होगा, या किसके द्वारा ये तैयार किया गया होगा? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो मुझे लग रहा है कि भाई अगर जो पर्यावरण संबंधित बात है तो कौन फिर बनाएगा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से, बताइए कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, तो ये तो हमें बात पता है कि भाई किसे, कोसी को कहा जाता है। और कोसी कहाँ से आती है नदी? नेपाल से। ठीक है, तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ पे है? नेपाल में। क्या? नेपाल में, जहां से इसकी 7 धाराएं आती हैं, जैसे सप्तकोशी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तकोशी कहते हैं। दामोदर को तो पहले कहते थे बंगाल का शोक। क्या कहते थे? बंगाल का शोक। लेकिन इस पे जब डैम बना दिया गया तो फिर अब ये शोक नहीं है, अब ये वरदान बन गई है बंगाल के लिए, क्योंकि पहले बहुत बाढ़ लाती थी पानी ज्यादा अमाउंट होने के कारण। और आज का जो अंतिम सवाल हमारा है वो है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? यानी कौन सा वो राज्य है जहां पर गांव में लोग ज्यादा रहते हैं शहरों की अपेक्षा, शहरों की अपेक्षा। तो अगर आप 4 ऑप्शन इसमें देखेंगे, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश, तो आपको पता चलेगा कि भाई उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर शहरी आबादी से ज्यादा क्या है, ग्रामीण आबादी है। ठीक है, और शहरी आबादियों में देखा जाए तो ये सेकंड स्थान पे आएगा महाराष्ट्र के बाद। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद। यानी हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो लगभग 16% की आबादी है जो शहरों में रहती है, मुझे लग रहा है 16-17%, बाकी सारे गांव में ही रहती हैं। ठीक, तो ये हमारे आज के कितने थे, टोटल 20 सवाल थे। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।